तो साहब कनेक्शन तो जुड़ना शुरू हो गया है। बीजेपी को इसमें राम के बाद शिव नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष इसमें धर्म, ध्रुवीकरण और सियासत का कनेक्शन देख रहा है। तो राजनीति के जानकार सारे कनेक्शन जोड़कर इस महाकनेक्शन को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर चुनाव होगा, ये तो बड़ा एक अलग सब्जेक्ट है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके अगर राजनीति की जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। बीजेपी सियासत की पिच पर उस बल्लेबाज की तरह खेल रही है जिसे क्रिकेट की बॉल भी फुटबॉल की तरह नजर आती है और वो उस पर मनचाहा शॉट खेलता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद अयोध्या से बही रामलला की लहर ने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है जिसे बीजेपी अपने पक्ष में देख रही है। हिंदुओं के धर्म की दृष्टि से बनारस से अच्छा कौन सा स्थान होगा। मैं कोर्ट को बधाई देना चाहूंगा तथ्यात्मक रूप से जैसे एसआई की रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट भी इस बात के लिए इंगित करती है कि ये फैसला जिसके पक्ष में आना चाहिए वो अपने आप इशारा बता रहा है सारे प्रमाणों के बाद। और मैं समझ सकता हूँ कि खास करके भावनात्मक रूप से हिंदू समाज के लिए बड़ा महत्व का दिन है और ये बड़ा महत्व का फैसला है। जाहिर है सियासत के अपने अपने कनेक्शन तलाशने के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अयोध्या और काशी की ज्ञान वापी से चली हवा क्या धार की भोजशाला में आकर अतीत के पन्नों को पलटेगी, और यदि पन्ने पलटेगी तो क्या उनमें लिखी इबारतें 2024 का मुस्तकबिल तय करेंगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का मुद्दा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं उन सवालों की तरफ एक नजर डालते हैं जो आज का मुद्दा में आज के सवाल हैं। क्या है अयोध्या और काशी में बही हवा का असर? क्या ये एमपी में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? पहला सवाल। क्या एमपी में भी बीजेपी अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब होगी, यानी जिस तरह उत्तर प्रदेश में हमने देखा मध्य प्रदेश में भी होगा? और क्या, तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, कांग्रेस अपनी दुविधा के चलते लड़ाई में पिछड़ रही है? ये बहुत अहम सवाल है। तो ये तीन सवाल हैं, मध्य प्रदेश पे असर और बीजेपी का नैरेटिव एमपी में सेट, और कांग्रेस क्या अपनी दुविधा के चलते इस लड़ाई में कहीं पिछड़ेगी या किसी अलग नैरेटिव के साथ वो सामने आएगी। तो चलिए आज का मुद्दा में 2024 की राम इस पर हम बात करेंगे और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, जो हमारे साथ एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट की तरह रहेंगे। बहुत स्वागत करता हूं मनोज आपका। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट रहेंगे कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरौलिया जी, बहुत स्वागत करता हूं अभिनव जी का, वो कांग्रेस की तरफ से अपनी राय रखेंगे। और अजय धवले बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और युवा नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो ये है वो मुकम्मल पैनल जो आज की डिबेट में आपके साथ रूबरू होगा। मनोज, पहला सवाल, सबसे बड़ा सवाल कि क्या मध्य प्रदेश में ये बयार किस तरह से प्रवेश करेगी? और जिस तरह से भोजशाला का मुद्दा है, एक तो सवाल यही है। दूसरा, राम मंदिर के बाद जिस तरह से काशी का विषय बहुत ही प्रोमिनेंटली स्क्रीन पर उभर कर सामने आया है और न्यायालय ने जिस तरह से अपना एक स्पष्ट अभिमत दिया है कि एएसआई के जो तथ्य हैं उनके आधार पर पूजा करने की अनुमति दी जाती है। हाईकोर्ट जाने की बात है दूसरे पक्ष की, लेकिन ये इम्पैक्ट इसका रामलला के बाद अब काशी और मध्य प्रदेश में भोजशाला, कैसे देखते हैं आप 2024 की राम? देखिए शरद जी, बसंत पंचमी भी आ रही है। जाहिर है कि इस बार की बसंत पंचमी धार भोजशाला में कुछ और अलग होने वाली, जिस तरह की तैयारियां हैं आप जिसकी तरफ इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी इत्तेफाक कहा जाएगा या समय का राजनीति में बड़ा खेल होता है। आप देखिए कि अभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद ज्ञान वापी का मुद्दा सामने आ गया, और बल्कि ज्ञान वापी को लेकर अब जिस तरह पूजा करने का एक अधिकार मिल गया,
लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है कि अधिकार उस परिवार को मिला, व्यास परिवार को। अपने ऑर्डर में बहुत स्पष्ट लिखा है माननीय कोर्ट ने कि अभी व्यास परिवार को ऑर्डर मिला है, यानी पूरे कितने लोग उसमें जा पाएंगे इसको लेकर थोड़े दिन में, मुझे लगता है 7 दिन के भीतर डीएम जो वहाँ के कलेक्टर है वो तय कर देंगे। ओवरऑल हम यदि मध्य प्रदेश को जोड़कर इसको देखते हैं तो मध्य प्रदेश तो वैसे भी 2019 की जब हम बात करते हैं तो काफी कुछ साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी का, और 28 के लगभग सीट, लेकिन एक जो सीट बीजेपी से दूर है इसलिए उस पर बहुत ज्यादा नजर। और ये भी मानिए कि 4 तारीख से एक यात्रा शुरू हो रही है जिसे तीर्थ दर्शन यात्रा ही कहा जा सकता है, जो राम को दर्शन करने के लिए तमाम लोग जाने वाले ट्रेनों के जरिए। पहले ये 29 से थी, अब 4 को जाने वाली। तो निश्चित रूप से इसका कनेक्शन तो मध्य प्रदेश से भी जुड़ेगा। और जब आज प्रधानमंत्री ने राम राम की है तो अब तो राम राम करते हर व्यक्ति नजर आएगा। राम तो है ही लोगों के मन में, लेकिन ये भी इत्तेफाक है कि 2024 का चुनाव है, ज्ञानवापी भी है और राम भी है, और हर जगह राम और शिव। और जब राम के साथ शिव मिल जाएंगे तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए और आसान हो जाएगा। हालांकि विकास की बातें भी आपने अभी देखा कि काली सिंध का जो बड़ा प्रोजेक्ट सामने आया उस तरफ भी सरकार बढ़ रही है मध्य प्रदेश की। अभिनव जी, निश्चित तौर पर ये एक और अहम मुद्दा है जिसका भावनात्मक मुद्दे की तरफ हम बात करें वो तो अपनी जगह है ही, और उसके साथ ये भी है कि कांग्रेस को अब अपनी दुविधा से निकलने के लिए भी आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा पेचीदा हो जाता है कांग्रेस के लिए कि राम मंदिर को लेकर आपकी दुविधा थी, अब दुविधा का एक और मुद्दा आपके सामने तैयार है। इस पर आपका जितना खुला स्टैंड होगा, लोग अब सुनना चाहेंगे आपको। अगर बार बार वही पुराना नैरेटिव की चुप रहना, झिझकना, खुलकर अपनी बात ना कहना, यह आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। देखिए शरद जी, चुप रहने की कोई बात नहीं है। असल में कांग्रेस पार्टी हमेशा लगातार जो बात करती है वो जनता के मुद्दों की बात करती है। हम कहीं भी भटकते नहीं, हम कहीं भी नहीं। राम हमारे साथ थे, हैं और रहेंगे। राम हमें लेके आए थे और राम ही हमें लेके जाएंगे इस दुनिया से। ये नैरेटिव सबके दिमाग में। हाँ ठीक है, हम इवेंटबाजी नहीं कर पाते, ये बात हम लगातार बोलते हैं। मैं इतना जानता हूं कि राम के नाम का सहारा भारतीय जनता पार्टी इसलिए ले रही है क्योंकि आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ, उसमें खुलेआम जिस तरीके से पीठासीन अधिकारी ने बैलेट पेपर के ऊपर लिखा और उसको रद्द कर दिया, तो इन बातों को दबाने के लिए करना चाहती है। जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगे बढ़ रही है, लाखों लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है राहुल गांधी के साथ, इस नैरेटिव को खत्म करने के लिए राम का सहारा लिया जा रहा है। लगातार जिस तरीके से चाहे शिबू सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सभी को जो डराया जा रहा है, ईडी को भेजा जा रहा है, ये मुद्दे अभी क्यों उठ रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों नहीं करते? अपना जो किया है इनने 5 साल में मोदी सरकार ने, उसका बखान क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने इतने रोजगार दिए हैं, हमने इतना काम किया है? ये बातें क्यों नहीं हो रही है? सरकार किस लिए होती है? देखिए, ये जो भारत देश है ये सभी धर्मों का है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है। सभी लोग खुशियां मनाते हैं, कोई भी त्योहार हो, हर त्योहार में खुशियां मनाई जाती हैं। लेकिन राम के नाम पर अलग से राजनीति करके ये बिल्कुल, मतलब ये हम इसमें ये नहीं कहते कि हम फंस जाते हैं या कुछ हो जाता, कोई नहीं फंसता है। राहुल गांधी जी भी स्पष्ट बोलते हैं, उस दिन भी वो मंदिर के बाहर बैठे कि उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया गया, वहां पे उन्होंने रघुपति राघव राजाराम बैठे, वो भजन किया कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, बोला राहुल जी ने उस बात को। मतलब जो कल देखिए आप, गांधी जी का शहीदी दिवस था, उस पर ट्रॉल कराया गया गोड़ से जिंदाबाद करके। ये भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। तो इससे ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है, भावनात्मक आप जितना भी कर सकते हो, ये भावनाओं का देश है, यहां की जनता जो है भावनाओं से ही आगे बढ़ती है। इतने सालों से ज्ञानव्यापी की बात आप कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी 93 तक वो वहां पे पूजा पाठ होती थी, लेकिन जब दंगे हुए तो वहां पे चीजें बदली, तब कोर्ट में ये मामला गया और आज फिर कोर्ट ने उसके आदेश दिए। तो ये सारी बातें बनाने की, मैं समझ गया सर। अभिनव जी, कांग्रेस कैसे देखती? न्यायालय का फैसला है, जाहिर तौर पर न्यायालय ने अपनी विजडम से तथ्यों को देखकर फैसला किया। मैं ये नहीं कहता कि आप इसका वेलकम करते हैं कि नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल करते हैं हम तो राम मंदिर बना था उस समय भी हमने दिए जलाए थे जी, आज भी हम खुश हैं। यही तो शायद जनता आपसे सुनना चाहती है सर। लेकिन जनता ये भी सुनना चाहती है, जनता की रोजगार की जो बात है, आज भी हमारे पास वोट मध्य प्रदेश में 41% है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है क्योंकि उसके पास सीटों के लाले हैं। 40 में से 39 सीट बिहार में उसके पास है। मैं लौटता हूं मैं आ रहा हूं अजय जी आपकी तरफ। आपके काबिल मित्र 2 मुद्दे उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत स्वागत करते हैं हम, राम कांग्रेस कभी आलोचना में नहीं रही कि राम मंदिर के दरवाजे खुलें या किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ें, और अभी ज्ञानवापी पर भी वो एक बड़ा स्टैंड लेके कह रहे हैं कि वेलकम है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके साथ रोजगार के मुद्दे कहाँ हैं?
क्यों अपोनेंट्स के ऊपर ईडी और आईटी के लगातार हो रहे तथाकथित, ऐसा उनका आरोप है कि हमले हो रहे हैं। तो ये भी जनता देख रही है कि साहब एक तरफ ये चीज़ें हैं, दूसरी तरफ अपोजिशन को कथित रूप से दबाने की कोशिश हो रही है। दोनों पर आपका जवाब। जी देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो अभिनव जी ने जो आज स्वागत किया है कोर्ट के निर्णय का, मैं उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से विपक्ष ने जो देश हित के जनआकांक्षाओं के सम्मान के मुद्दे होते हैं उस पर अपनी स्पष्टता रखनी चाहिए। दूसरी बात शरद जी, जब प्रधानमंत्री जी ने श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा था देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार होने की आवश्यकता है। और आज देश में यह आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो वास्तव में इतिहासों में, पुराणों में और वेदों में, देखिए शरद जी, जो हजारों वर्षों पहले वेद पुराण लिखे गए उनमें भी सप्तपुरी का उल्लेख था, उसमें भी काशी, अवंतिका, अयोध्या, इन सब का उल्लेख था। फिर क्यों हमारे ही धर्म स्थलों पर इस प्रकार से कब्जा किया गया? और जब एएसआई की रिपोर्ट आई 25 जनवरी को, उस एएसआई की रिपोर्ट में कैटेगोरिकली कहा गया कि ज्ञान व्यापी में एक भव्य बड़ा मंदिर था जिसका स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके वहां पे औरंगजेब। तो अब आप मान रहे हैं कि ये एक बड़ा मसला है, जिस तरह राम मंदिर था, आप मान रहे हैं उसी तर्ज पर ये आगे बढ़ेगा? बीजेपी के लिए एक भावनात्मक विषय भी है, आप मान रहे हैं इसको? जी जी, वास्तव में देखिए, कोई भी दल राजनीति करता है शरद जी, देश की राजनीति में है, उसको वास्तव में जनआकांक्षाओं का सम्मान करना पड़ेगा। ये करोड़ों सनातनियों की आस्था का विषय है कि यहाँ उस देश में देखिए 1991 में पीपल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने मैनिफेस्टो में भी इसको कहा था कि हम पूजा स्थल पे ये विवादित एक्ट लाएंगे, और उस एक्ट के परिपालन में हमारे जितने भी धार्मिक स्थल थे हर बार जाके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें स्टे देती थी सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का बहाना बनाकर, क्योंकि किसी के भी विवादित पूजा स्थल को हाथ नहीं। चलिए, ये तो स्पष्ट हो गया अजय जी, ये आपके लिए एक बड़ा विषय है। लेकिन दूसरी तरफ जो बेरोजगारी को एड्रेस करने की बात है, देश की जीडीपी बढ़ने की बात है, अब तो 5 से भी ज़्यादा 7 ट्रिलियन इकॉनमी की भी बात की जा रही है। एक दिन पहले हम ये बात कर रहे हैं जब बजट आने वाला है और जो बताएगा कि देश की वित्तीय सेहत कैसी है, तो ये मुद्दे भी इसके बरक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जी शरद जी, तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, आज ही एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई है, उसमें कहा है कि 2024 में भारत ही एक ऐसी विश्व की इकोनॉमी है, विश्व की सारी इकोनॉमीज में, जो 2030 तक के $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में सक्षम है, जिसका ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा रहने वाला है। और ये निश्चित रूप से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर भारत अग्रसर है। रही बात इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन लोएस्ट है यूपीए के 10 वर्ष के शासनकाल को कंपैरेटिवली आप एनालिसिस कर लें, और भारतीय जनता पार्टी के 10 वर्षों के शासनकाल को आप कर ली। रोजगार के मायने में भी विगत 10 वर्षों में रोजगार के जो अवसर उपलब्ध कराए गए, मोदी सरकार ने यूपी की 10 वर्षों की सरकार से बहुत अच्छा काम किया है। और अगर यही सब मुद्दे, देखिए हम देश में जब विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से विकास की बात लेके ही चुनाव लड़े जाते हैं, और आदरणीय मोदी जी ने ये विकास का पैमाना और एजेंडा ऐसे सेट करके रखा है कि जब जनता के बीच में हम जाए। मैं लौटता हूं, एक दूसरा क्विक राउंड तेजी से करेंगे। मनोज जी, ये बीजेपी का स्वर्ण काल है, ऐसा समीक्षक मानते हैं, क्योंकि आप देखें अगर एक तरफ तो इमोटिव इश्यूज हैं, राम मंदिर का विषय इसी समय अपने भव्य मंदिर के जरिए देश के सामने आता है, ज्ञानवापी का इशू भी आ जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसी के साथ देश की वित्तीय सेहत, हालांकि कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन वित्तीय सेहत और बाजार जिस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं तो वो भी बेहतर है। विदेश नीति के मोर्चे पे हम बात करें तो हम एक अच्छी ताकत के तौर पर स्टैंड करते हैं। मोदी जी लोकप्रियता के मोर्चे पर दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं। शायद इमोटिव इश्यूज को लेकर कांग्रेस जो आरोप लगाती है उसमें वो इन सारी चीज़ों को मेंशन नहीं करेगी, हम समझते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ें गुथी हुई हैं आपस में, जनता दोनों को देख रही है। हालांकि इसके साथ रेवड़ियाँ भी हैं, फ्रीबीज भी हैं, देश की एक बड़ी आबादी को करीब 60%, 70%, 80% आबादी को मुफ्त में अनाज भी है। किस तरह से आप देखते हैं, यानी बीजेपी हर मोर्चे पर एक ऑलराउंड प्रदर्शन करने की कोशिश कर रही है? देखिए सरज जी, यही कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा। यदि कांग्रेस सिर्फ ये माने कि राम के नाम पर या धर्म के नाम पर बीजेपी बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो जिस तरह की तैयारियां खासकर मोदी की बात करें या वो
राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें हैं, जिस तरह काम किया गया है, तो वो समझाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा चल रही है, वो अलग अलग पहुंचने वाली, लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ साथ जिस तरह इंडिया गठबंधन का भी मसला सामने आया, वो भी जनता, क्योंकि अब यूथ भी एक बड़ा वोटर है, समझदार वोटर, वो तमाम तरह की चीजों को समझेगा, वो राम को भी समझेगा। और जिस तरह कल बजट सामने आने वाला है, तो बजट में जो दिखाई दे रहा प्रथम दृष्टा, तो हमें लगता है कुछ ऐसी चीजें उसमें होंगी जो और चुनौती बढ़ाएगी कहीं ना कहीं कांग्रेस के सामने। तो आप सिर्फ राम को मत करिए, एक तो अपना स्पष्ट मत करिए कि आप है कहां, क्या आप उस युवा के लिए आपके पास कुछ प्लानिंग है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी अपनी प्लानिंग रखने की जरूरत है, राहुल गांधी को अपनी प्लानिंग रखने की जरूरत है, और इसके साथ ये बताना पड़ेगा कि आप किसके साथ खड़े। फ्री की रेवड़ियों की बात जब होती है तो वो अन्य राज्यों में जरूर दिखाई दिया, जहां आप कह रहे हैं राशन की बात है, तो वो भी जरूर निश्चित रूप से 60% लोगों को मिलने वाला, तो ये सब चीजें तो बीजेपी के साथ जुड़ी है। लेकिन राम या शिव जहां आएंगे, निश्चित रूप से बीजेपी उसमें बात लेती है, मानकर चलती है। तो कांग्रेस के पास चुनौतियां बहुत है, पर निश्चित रूप से उनका भी एक तैयारियां चल रही है। और एक मध्य प्रदेश में तो कम से कम 2 दिन पहले जो बातें आई कि आखिर कैंडिडेट कौन होगा, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो चर्चा ये भी है कि दक्षिण भारत की तरफ बीजेपी का एक बड़ा फोकस है। और जब हम यहाँ स्टूडियो में ये बात कर रहे हैं तो केरल में भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर की हत्या के मामले में करीब करीब 15 से ज़्यादा लोगों को कोर्ट ने सज़ा सुनाई है। और ये एक बड़ा मसला बीजेपी इसको भी प्रस्तुत करना चाह रही है कि किस तरह से नॉन बीजेपी जो रूल्ड स्टेट हैं वहाँ बीजेपी के विचार को तथाकथित रूप से दबाने की कोशिश होती है, कुचलने की कोशिश होती है। मैं फिर आपकी तरफ आता हूँ अभिनव जी। अटल जी को भी हम देखते थे या उस समय के अपोजिशन को देखते थे, कांग्रेस की विचार को लेकर जब आप सत्ताधारी दल होते थे तो उनका जो एटीट्यूड होता था वो अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने का होता था कि इंदिरा जी ने ये अच्छा किया है या राजीव जी की इस नीति से हम सहमत हैं, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं, ये देश की दिशा ठीक नहीं है। अभी हम देख रहे हैं कि आपकी भाषा बहुत हमलावर है, आपके नेताओं की भाषा बहुत हमलावर है, कई बार ये एकदम से कन्फ्रंटेशनिस्ट मोड पर जाती है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी की यात्रा का बड़ा प्रबल विरोध हो रहा है, खासतौर से उन राज्यों में जहां बीजेपी या उसकी समर्थक सरकारें हैं। ये कन्फ्रंटेशनिस्ट एटीट्यूड, ये क्या आप देखते हैं लोकतंत्र के लिए या कांग्रेस के लिए ठीक है? देखिए शरद जी, अटल जी की सरकार जो थी वो तानाशाह सरकार नहीं थी। अटल जी राजधर्म निभाने की बात करते थे। खुले मंच पर उनने मोदी जी का अपने वीडियो आज भी लोग देखते हैं, तब उनने साफ साफ बोला था कि राजधर्म का पालन करना चाहिए और साफ शब्दों में बोला था कि इतना बड़ा आपने कांड कर दिया है, आप इस्तीफा दे दीजिए। तो अटल जी की बराबरी तो शायद नरेंद्र मोदी जी नहीं कर पाएंगे। वो एक मतलब पुरोधा, मतलब बहुत बड़ी हस्ती थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल जी के बारे में सोचना और समझना शायद आज की जो मोदी सरकार है और उनके साथ जो चल रही है तानाशाह की सरकार, उसके खिलाफ हमलावर हो रही है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी में आप देखेंगे जहां कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती है वहां दबाने की कोशिश की जाती है। जहां भी कुछ होता है ऐसा कि आप देखिए ना, आज मैं आपको पूरा एग्जाम्पल बता रहा हूं कि कर्नाटक में 40 सीटें क्यों जब्त हुई भाजपा की, क्योंकि जनता जो है साउथ में क्यों ये मेहनत कर रहे हैं, क्यों वहां पे भी प्रोपोगंडा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो, लेकिन वहां ऐसा हो नहीं पाता है। इधर यहां पर हम उत्तर भारत में आ जाते हैं तो यहां पे ठीक है, वही बात सामने आ जाती है कि आप राम की बात कर रहे हैं, तो ये घबराहट है। इतना आपके पास सब कुछ है, आप सारी चीज कर रहे हो, तो मत करो आप इवेंट, आप तो वैसे ही जीत जाओगे ना, क्योंकि आप तो बहुत जबरदस्त, आप नंबर 1 है पूरी दुनिया में, तो इतना हो हल्ला करने की जरूरत क्यों है, आराम से आप जीत जाओगे। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कि इस बार सत्ता जाने का जो लग रहा है, क्योंकि मैं फिर बार बार बोलता हूं पीक पर है भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 40 में से 39 सीट तो अब पीक है ये, मध्य प्रदेश में 30 में से 29 में से 28 सीट तो पीक है ये, आप राजस्थान में 26 में से 26 सीट तो पीक है। तो इस शिखर से शिखर के ऊपर तो जानी कायम है कि बहुसंख्यकवाद की राजनीति जैसी बीजेपी कर रही है, सो कॉल्ड, अगर वो कर रही है कथित रूप से, आप नहीं करेंगे वो राजनीति? नहीं, हम क्यों करेंगे, हम नहीं करेंगे। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात नहीं, मैं कह रहा हूं आपसे, हम ये देश सबका है शरद जी, ये आप भी जानते हैं। ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ये हमेशा एक वर्ग को टारगेट करते, कभी इस वर्ग को करते हैं, कभी एक अलग वर्ग को करते हैं, हर वर्ग को, कभी चर्च पे चढ़ जाते हैं, कभी मस्जिद पे चढ़ जाते हैं, कभी दिखाते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई उदाहरण 10 वर्षों में क्या आपके पास है जो आप ये बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं? क्या अन्य धर्मों के प्रति कोई सरकार का आपको असहिष्णु रवैया दिखा? बिल्कुल दिखता है, साफ साफ दिखता है। कुछ बयानों को छोड़ दीजिए आप पीछे,
अरे आप देखिए, साध्वी प्रज्ञा से लेके कई इनके ऐसे नेता हैं जो खुलेआम, गिरिराज सिंह जी हो बिहार के, लगातार लोग बोलते हैं। इनकी लिस्ट तो इतनी लंबी है कि कभी लेके बैठूंगा आपके सामने, लेकिन ये सभी धर्मों को लेके नहीं चलते हैं। एक धर्म का विरोध करके वोट लेने की राजनीति करते हैं, हिंदू धर्म का। तो हिंदू, ये जो हम कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये सभी धर्मों आप को पर लेके चलती है। अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का आरोप लगता चला आया 40 सालों में, बराबर लगता है आप पर कि आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। नहीं, पॉलिटिक्स देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा जो होती है वो जनता के मुद्दों के लिए होती है। मनमोहन सिंह जी की नीतियां, जनता 10 साल शासन रहा उनका, ये आपने शायद बीजेपी का उत्तर दे दिया, जनता के मुद्दों की राजनीति। चलिए अजय जी क्या कहते हैं इस पे, ये हम सुन लेते हैं। देखिए कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है अजय जी कि वो राजनीति नहीं करेगी। उसका गंभीर आरोप भी है कि भारतीय जनता पार्टी बहुसंख्यक को लेकर पॉलिटिक्स कर रही है और वो ये नहीं करेंगे। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि जनता के मुद्दों की राजनीति करती है, और शायद जवाब बीजेपी का यही है कि वो भी जनता के मुद्दों की राजनीति कर रही है। जी शरद जी, जब इस देश का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब उसमें सेकुलर वर्ड नहीं था, और तथाकथित लोगों ने अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स को सिक्योर करने के लिए शरद जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में डाला गया। तो आपको लगता है उस देश के बहुसंख्यकों ने उस समय उन्हें माफ किया होगा? निश्चित रूप से माफ किया था, क्योंकि हम लोग सहिष्णु हैं। हिंदू समाज, सनातन समाज हमेशा से सहिष्णु रहा है। आज मेरे मित्र अभिनव जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते, लेकिन वास्तव में इस देश ने देखा है कि मैंने आज जो शुरुआत में कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आपने आपके मैनिफेस्टो में डाला, ये 1991 के कांग्रेस ने। एक मिनट अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपके मित्र। एक 10 सेकंड में बोलूंगा। आप सनातन की इतना बड़ा शब्द ले रहे हैं, लेकिन आपने जब राम मंदिर की इतनी बहस चली तो कभी भी सनातन के जो ध्वजवाहक होते हैं शंकराचार्य जी, उनकी बात पर कभी भी आपने एक शब्द नहीं बोला, मुंह नहीं खोला आपने। चलिए जवाब दीजिए तो इसलिए सनातन के बारे में आप ऐसी टिप्पणी ना करें। जी अभिनव जी उन्हीं सनातन के ध्वजवाहक आचार्य हमारे शंकराचार्य जी ने दूसरे दिन का उनका वीडियो देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ही सनातन के ध्वजवाहक है। उन्हीं की वजह से आज ये सनातन धर्म, बहुसंख्यक समाज सनातन धर्म को अपना रहा है या सनातन धर्म की मान्यता टिकी हुई है, तो उसके भी देख लेना चाहिए। रही बात दूसरी कि कांग्रेस ने नेचुरली ये सब चीजें इसलिए भी घटित की क्योंकि उन्हें चलिए सर वाइंड अप करूंगा, बहुत कम वक्त है, 10 सेकंड में अपनी बात कहिए। जी ये वोट बैंक जो था उनका मुस्लिम तुष्टिकरण वाला वोट बैंक था, उसको नहीं छटकने देने के लिए भी श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। और आपको ये सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। अगर गलती हुई है, आप स्वीकार करेंगे, ये देश की जनता माफ कर देगी शरद जी लोगों को। लेकिन आज फिर से ज्ञानवापी में जजमेंट आया है। चलिए सर, फिर से ये कहते हैं कि अजय जी जाति का जनगणना भी होगी, हमारी सरकार बनेगी तो जाति का जनगणना भी होगी। आपका बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया अभिनव जी, बहुत शुक्रिया मनोज जी। निदा फाजली का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। तो यहाँ समझिए कि राजनीति क्या है, इसको अल्पसंख्यक और बहुसंख्यकवाद से हटा कर देखो। राजनीति वो है जो जनता के दिल तक पहुँचती है। ये एक बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है कि राम मंदिर का मसला हो, ट्रिपल तलाक हो, 370 हो, देश का मुस्लिम समुदाय किसी चिंता में नहीं रहता है, ना कि कोई भयभीत होता है। वो कहीं ना कहीं इससे सहमत होता है कि हम पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ये मसले विवाद के बने रहें, क्योंकि ये ना हमारे लिए अच्छे हैं ना हमारे हिंदू भाइयों के लिए अच्छे हैं। इन चीज़ों को समझना होगा। ऐसा लगता है कि हम कोई सलाह नहीं दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने कोर ग्रुप में इन इश्यूज़ पर एक फर्म स्टैंड के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक उसकी राजनीति की धारा और दिशा को ये तय करेंगे। फिलहाल वक्त है आपसे इजाज़त लेने का, और आगे देखिए आज का मुद्दा छत्तीसगढ़ से हमारे साथी आदित्य नामदेव के साथ।